नमस्कार, स्वागत है आपका द लर्निंग कर्व चैनल में। पहले वाली वीडियो में हमने जो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स जो हैं वो अब पास ही हैं, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है इसकी एप्लीकेशंस और जो जीन पियाजे की थ्योरी जो है, इससे मल्टीपल क्वेश्चंस जो है हर टीचिंग एग्जाम में, चाहे वो सीटेट की एग्जाम हो या यूपीटेट का एग्जाम हो, जेटेट का एग्जाम हो, डीएसएसबी का हो, केवीएस, जितने भी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं उसमें जीन पियाजे की थ्योरी जो है से मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं वो जरूर आते हैं। तो मैं आशा करूंगी कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम अपना जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जीन पियाजे के बारे में बताना चाहूंगी। जीन पियाजे जो है उनका जन्म जो है वो 1896 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वो 1980 में हुई थी। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था, तो इन्हें स्विस साइकोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें हम फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। बाल विकास के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी विचारक के रूप में इन्होंने अपना काम किया है। 11 वर्ष की ही मात्र 11 वर्ष की ही आयु में इन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश किया था और उस पेपर का नाम था एल्बिनो स्पैरो। और उस पेपर के पब्लिश होते ही इनका जो शोध का सफर जो है वो शुरू हो गया था और इन्होंने अपना पहला केंद्र जो है वो 1920 में जो है वो स्थापित किया था। उसके बाद इन्होंने 1923 में इनकी शादी हो गई थी। उसके बाद इनके 3 बच्चे हुए थे, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा था। अब आपका होमवर्क ये है कि आप उन बच्चों के नाम जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इनका जो इंटरेस्ट था वो बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर रहा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर रहा, और इन्होंने अपने जो रिसर्च है वो सारे अपने बच्चों के ही इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर ही किए हैं। और इन्होंने ये एक बात कही कि चिल्ड्रन बिल्ड नॉलेज बाय इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड, यानी कि बच्चे जो हैं वो अपना जो नॉलेज है वो जब वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं तभी जो है वो बिल्ड होता है, तभी जो है वो उजागर होता है। और उन्होंने बच्चों को एक्टिव लर्नर बताया है और छोटा वैज्ञानिक यानी कि जूनियर साइंटिस्ट। हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चे जो है वो हमेशा उत्साहित रहते हैं और उनके मन में प्रश्न जो है वो हमेशा जो है वो उछल कूद करते रहते हैं कि मम्मा ये कैसे हुआ, मम्मा वो कैसे हुआ, ये कैसे होगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये होता तो क्या होता। तरह तरह के सवाल जो हैं उनके मन में रहते हैं, इसलिए उन्होंने उनको बच्चों को एक्टिव लर्नर जो है वो बताया है। साथ ही में उन्होंने उनको छोटा वैज्ञानिक यानी कि जूनियर साइंटिस्ट का उन्होंने उनको नाम दिया है। उनका ऐसा मानना था कि ये सारी स्टेजेस जो हैं वो बायोलॉजिकल हैं और एक सेम ऑर्डर पर ही होती हैं। उसके बाद यही जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करते हुए कुछ की कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पहले दिए हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, हाउ चिल्ड्रन लर्न, किस तरीके से एक बच्चा सीखता है। ठीक है, तो उसमें हम कुछ शब्द जो मैजिकल वर्ड्स भी मैं उन्हें कहूंगी कि इन्हें हमें सीखना और समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम अपने टीचिंग करियर में हर बच्चे की साइकोलॉजी को समझेंगे। तो सबसे पहला है हमारा स्कीमा यानी कि मेंटल स्ट्रक्चर, एक ऐसा पैटर्न ऑफ थिंकिंग जहां पे ऑलरेडी बहुत सारी जानकारी जो है वो सम्मिलित है। जैसे कि हम बच्चे को जब बताते हैं कि ये जानवर जो है ये डॉग है, तो उसके माइंड में ये एक फाइल बन जाती है। एक फाइल के तरीके से इसको हम लेके चलेंगे एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए, कि उसके एक माइंड में एक फाइल तैयार हो गई है कि डॉग जो है उसके 4 पैर हैं और वो भौंकता है। जैसे ही वो नया एक डॉग देखता है तो वो उसको उसी फाइल में ऐड कर लेता है। तो यानी कि ज्ञान
का संगठित ढांचा जो है वो हमारा स्कीमा कहता है, ठीक है। और जब भी वो कोई नया डॉग दिखता है और उसी फाइल में उसको ऐड ऑन कर लेता है। जब भी कोई नई जानकारी जो हमारी पुरानी जानकारी से मिलती हो, उस चीज को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, यानी कि समावेशन। फिट न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग आइडियाज। पहले से ही उसके जो दिमाग में फाइल है कि एक डॉग के 4 पैर होते हैं और वो भौंकता है, तो वो एक डॉग है। जैसे ही वो एक नया डॉग देखता है और उसके 4 पैर हैं, वो भौंकता है, तो वही जो नया डॉग है वो उसमें ऐड ऑन हो जाता है। लेकिन जब वो कोई नया जानवर देखता है जैसे कि बिल्ली, लेकिन उसके 4 पैर है, तो वो ये कहता है कि ये भी एक डॉग है। लेकिन उसे ये बताया जाता है कि ये डॉग नहीं है, ये बिल्ली है, क्योंकि वो भौंकता नहीं है। तो जब चेंज थिंकिंग बेस्ड न्यू इंफॉर्मेशन, यानी कि जब उसमें एक नई जानकारी, ठीक है, नई जानकारी के लिए स्कीमा में परिवर्तन करना, यानी कि हमारी जो संगठित ढांचा है, जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, जब उसमें नई जानकारी एड ऑन होने लगती है, तो उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन, यानी कि समायोजन, ठीक है। यानी कि पहला हमारा क्या, एसिमिलेशन, नई वही जानकारी जो एग्जिस्टिंग के अंदर है एक नए नाम के साथ वो जुड़ गई, वही नाम के साथ जुड़ जाने पर उसे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। और जब उस जानकारी में कुछ परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं एकोमोडेशन, यानी कि समायोजन। जब हमारी पुरानी जानकारी और नई जानकारी में जब एक बैलेंस क्रिएट होता है तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन, यानी कि समातोलन, ठीक है। क्या कहते हैं? समातोलन, यानी कि समावेश और समायोजन के बीच में संतुलन बनाने को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन। यानी कि पहले उसके माइंड में एक डॉग की ही फाइल थी, लेकिन अब जब न्यू नॉलेज उसमें एड ऑन होगी, एकोमोडेट हो गई है कि एक जानवर और है जो कि बिल्ली है, जो जब वो उन दोनों नॉलेज को, दोनों इंफॉर्मेशंस को बैलेंस कर लेता है तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन। इसी तरीके से जो है वो सर्कल जो है वो चलता रहता है। पहले बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप देखते हैं पक्षी उड़ रहा है, बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं तो वो उसे पता है कि वो बर्ड्स हैं। नई चीज उसने एरोप्लेन देखी और वो सोचता है कि क्या वो भी एक बर्ड है, लेकिन जब उसे ये जानकारी प्राप्त होती है और उसमें परिवर्तन किया जाता है कि ये बर्ड नहीं एरोप्लेन है, तो तब वहां पर एक सिचुएशन जो क्रिएट होती है वो क्या है, इक्विलिब्रेशन। इसी तरीके से जो पैटर्न है वो कंटिन्यू रहता है। स्कीमा यानी कि वो स्ट्रक्चर जहां पे वो पैटर्न ऑफ थिंकिंग जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारे पास विचार है, हमारे पास जानकारी है, संगठित रहती है। उसके बाद उसी में ही वही जानकारी का और ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड होता है, फिट न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग आइडिया, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और जब कोई न्यू जानकारी जो है वो जब ऐड ऑन होती है तो उसे कहते हैं एकोमोडेशन, और उन दोनों का बैलेंस होना इक्विलिब्रेशन कहलाता है। तो आशा करती हूँ यहां तक आपको ये समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं 4 स्टेजेस के बारे में, 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो एबिलिटी है हमारी सोचने और समझने की, थिंक, और जो हमारा इंटेलेक्चुअल एक प्रोसेस जहां पे हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस में ला रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये 4 स्टेजेस में पिजाई ने हमें बताया है, जीन पियाजे ने बताया है। तो सबसे पहली स्टेज क्या है हमारी, सेंसरी मोटर स्टेज। ये स्टेज बच्चे के जन्म लेने से 2 साल तक की आयु तक रहता है। यहाँ पे बच्चा जो है वो अपने सेंसेस से सीखता है, थ्रू देयर सेंसेस। जैसे कि 7 महीने तक के बच्चे से आप झूठ बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे आपने कोई एक चीज उसके सामने रखी और फिर उसे छुपा दिया, या उसकी नजरों से हटा दिया, तो वो उसको मान लेता है कि ये वो चीज अब एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन 8 महीने के बाद वही चीज वो ढूंढने लगता है, यानी कि वो समझ गया है कि जो चीज उसके सामने नहीं है फिर भी उसका अस्तित्व जो है वो है, उसे वो ढूंढने की कोशिश
करता है। तो उसका की स्किल क्या है? ऑब्जेक्ट प्रीमिनेंस। 1.5 साल का बच्चे से 1.5 से 2 साल तक की आयु का बच्चा जो है वो टेबल लगाकर ऊपर से शेल्फ में से अपनी मनपसंद चॉकलेट बिस्किट जो है वो निकाल सकता है, यानी कि समझ आने लग गई है उसको। वो समझ गया है कि जो उसकी नजरों से ओझल है वो चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि ये स्टेज जो है वो 2 से 7 साल की आयु तक के बच्चों में होती है। यहाँ पे बच्चा सिंबल्स को यूज करता है, वर्ड्स को यूज करता है, इमेजेस को यूज करता है। उसके अंदर उसे ऐसा लगता है जो है वही है, यानी कि वो अपने आप को सही समझने लगता है। उसे लगता है जैसा मैं कर रहा हूं वैसे ही सभी सोचते हैं और समझते हैं। तो उस स्टेज को हम कहते हैं ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग इस स्टेज में। उसके बाद एनिमेशियम जो है वो एक ऐसी स्टेज जहां पे छोटे बच्चे जो हैं जीव से निर्जीव के अंदर का अंतर समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे बादल रो रहा है, गरजते हैं तो वो कहते हैं कि बादल गरज रहे हैं और बारिश हो रही है, यानी कि वो रो रहा है। या फिर आप कह सकते हैं जैसे कि छोटे बच्चे अपने टॉयज को आप देखते हैं कि वो एक बेबी समझ लेते हैं, उसके साथ ही उनसे बात करते हैं, उनको उनका ध्यान रखते हैं। तो इस स्टेज को हम कहते हैं एनिमेशियम। ठीक है, एनिमेशियम, यानी कि इसमें वो, या आप देखेंगे कि बच्चा किस तरीके से सिंबलाइज कर रहा है, वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, इमेजेस के ऊपर काम कर रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, आपने ये भी बहुत सारी चीजें हमें देखते हैं कि जब हम 2 ग्लासेस लेते हैं पानी के, एक छोटा ग्लास है और एक लंबा ग्लास है, क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो दोनों में सेम है, लेकिन अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि किसमें कौन सा पानी ज्यादा है, क्वांटिटी में ज्यादा है कम है, तो वो लंबे वाले ग्लास को ही जो है वो बोलेगा कि इसमें पानी जो है वो ज्यादा है। यानी कि समझ तो वो रहा है, सिंबलाइज तो वो कर रहा है, लेकिन कॉन्जर्वेशन नहीं कर पा रहा, लॉजिक नहीं लगा पा रहा। वही लॉजिक जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में करता है, यानी कि ये स्टेज 7 से लेकर 11 साल की उम्र तक की स्टेज को माना जाता है। अब यहाँ पे बच्चा लॉजिक लगाना सीख गया है अबाउट रियल थिंग्स। वो समझ गया है कि जो लंबा ग्लास है या छोटा ग्लास है उसमें पानी की मात्रा जो है वो बिल्कुल बराबर है। कॉन्जर्वेशन उसे समझ आ गया है, रिवर्सिबिलिटी समझ आ गई, यानी कि 3 + 4 = 7 और 7 - 3 = 4। वो इन सब चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है। उसके बाद की स्टेज हमारी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 12+ से ऊपर वाली एज को जो हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स और आइडियाज के बारे में समझने लग गया है, यानी कि देशभक्ति जैसी बातें, लोकतंत्र जैसी बातें, अलजेब्रा यानी कि x एंड y की वैल्यूज को निकालना, हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग कि ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीजें हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो समझने लग गया है। उसके बाद एडोलसेंट, यानी कि अब न्यू ईगोसेंट्रिक जो एडोलसेंट है उसके अंदर आ चुका है नई चीजें, यानी कि सब मुझे देख रहे हैं, सबकी नजर मुझ पे है और मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, सब अच्छा होगा। तो इस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ तक सीखता है। आशा करती हूँ अब मैं एक बार फिर से हम इस चीज को रिकैप कर लेते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि 0 to 2 इयर्स की एज को हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। तो ये स्टेज में बच्चा जो है वो सेंसेस के थ्रू समझता है, टच के थ्रू समझता है, फील के थ्रू समझता है, फिजिकली एक्शंस के थ्रू समझता है, कॉन्टैक्ट आई कॉन्टैक्ट पहले बनाना सीखता है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू सीखता है। तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 2 से 7 साल के बच्चे। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो इमेजेस, सिंबल्स को, वर्ड्स को सीखना और समझना शुरू कर देते हैं। इस स्टेज में 3 पार्ट आ जाते हैं हमारे। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, यानी कि
जो हूँ मैं ही हूँ, और निर्जीव से जीव तक की के में एक डिफरेंस और उनको समझना कि इसमें ही काम करना, इसमें बात करना, टॉयज के साथ खेलना। उसके बाद नो कॉन्जर्वेशन, यानी कि जहाँ पे आपको इस चीज में देखकर चीजों को जो आप छू सकते हैं, जैसे ग्लास मैंने आपको बताया कि एक बच्चा ग्लास आप देखेंगे मोटा ग्लास है, पतला ग्लास है, लंबा ग्लास है, उसमें पानी ही डालेंगे आप, लेकिन बच्चा जो है वो उसको समझ नहीं पाएगा और वो बड़े ग्लास को, लंबे ग्लास को ही मानेगा कि यही जो चीज है वही सही है, यानी कि लॉजिक और रीजनिंग उसको समझ नहीं आ रही है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 7 से 11 साल तक की उम्र के बच्चे रहते हैं, यहाँ जहां पे बच्चे लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं अबाउट रियल थिंग्स। कॉन्जर्वेशन उन्हें समझ आने लगती है और रिवर्सिबिलिटी समझ आने लगती है। अब बच्चा समझ गया है कि मिट्टी के बर्तन चपटा होने पर उसमें जो धातु पड़ी है उसका जो वेट है वो चेंज नहीं होता, तो रिवर्सिबिलिटी को समझ गया है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 12+ ईयर्स के बच्चे से ऊपर के बच्चे, अब बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और समझने लग गया है। अलजेब्रा, राष्ट्रभक्ति, हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो बच्चा समझ गया है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होता तो क्या होता। तो ये थी हमारी जीन पियाजे की थ्योरी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जल्द ही हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके सामने फिर से आएंगे, और तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।